हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं यूपीएससी सी सेट 2020 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इससे पहले मैंने 2021, 22, 23 तीनों का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, वो जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये हमारा पर्टिकुलर कैलकुलेशन का सिंपल क्वेश्चन है। हमें जीरो कैलकुलेट करना है। पहले इसे बस रीसफल करके लिखते हैं। पहले हम काउंट कर लेते हैं यहाँ ही कितना तो जीरो आ रहा है। एक 1, 10 में 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो पहले आ चुका है हमारा। उसके बाद अब क्या करेंगे ना, इक्वेशन को ना जहाँ पर जीरो आया है उसको नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जितना बचा वो चीज़ें लिख देंगे। जैसे 1 इंटू 5, 10 को नहीं लिखेंगे। देन 15, 20 में से एक जीरो चल गया होगा तो दो बच गया होगा हमारा। देन 25, देन 30 में से तीन बचा होगा। देन इंटू थोड़ा स्पेस दे के लिख लेते हैं। देन 35, देन 40 में से जीरो गया होगा तो 4 बचा होगा। 4 इंटू 45 इंटू 50 का 5 बचेगा, इंटू 55 और 60 का 6 बचेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा इवन नंबर है यहाँ पर इवन नंबर फाइंड करेंगे। जैसे 2 हमारा इवन नंबर हो गया। देन यहाँ पर 4 है, इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। दो और हो गया। और यहाँ 6 है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। अब आपको पता है कि अगर 5 को हम लोग कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लास्ट में हमारा जीरो आता है। जैसे 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा। इस हिसाब से हमें बस फाइंड करना है कि पूरे मल्टीप्लिके नंबर्स में कितने बार इवन नंबर आ रहा। तो हमारा एक यहाँ आया, 2, 3, 4 बार इवन है। और 4 बार हमें लास्ट में 5 भी दिख जा रहा है। 2, 3, 4, मतलब ये 4 बार 5 और ये इवन नंबर से इंटू करके 4 जीरो और देगा। मतलब 6 और 4 10 जीरो। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। ये 10 हो जाएगा। बस इसको यही अप्रोच में करना है। टोटल आपको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना है। बस ये अप्रोच में आपको आंसर निकालना है, ये जल्दी निकल जाएगा। मैंने लिखा है तो समय लगा है, बट आप डायरेक्टली यहीं से फाइंड आउट करके आप निकाल सकते हैं कि 10 जीरो है यहाँ पर। क्वेश्चन इज लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर where x plus y plus z is not multiple of 3, then xyz plus yzx plus zxy is not divisible by। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल सा हम लोग जो कंडीशन दिया है एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, y का वैल्यू रैंडम 2 एंड z का वैल्यू 3 3 नहीं, z का वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो इसका सम हो जाएगा 7। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड 7 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हम लोगों ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अब आते हैं इक्वेशन पे। ये तीनों को ऐड करेंगे, एक्स वाई जेड, दैट मीन्स 1, 2, 4। देन वाई जेड एक्स, वाई 2, 4, 1 एंड लास्ट इज जेड एक्स वाई। जेड इज 4, एक्स इज 1 एंड दिस इज 2। ये तीनों को सम करना है। सम कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6, 7, 7, 7। ठीक है, ये हमारा सम आ गया। अब हम लोग आंसर फिल्टर आउट करते हैं। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसका सम कितना हो जाएगा, 21। 7 या 21 है। मतलब आपको पता है कि अगर वो नंबर का सम 3 से डिविजिबल है मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आते हैं 9 से। ये सम 21 है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 का भी यही रूल होता है, अगर सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9 वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। आगे भी चेक कर लेते 37 से। सपोज 37 को हम लोग लगभग ये 21 गुना मान के चलते हैं। 21 ले लेते हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, ये 7, 14 और 3 17, एक कैरी बचा 6, एक 7, मतलब एग्जैक्टली 21 टाइम्स 37 हमारा ये आ जा रहा है। और x प्लस वाई प्लस जेड दैट मीन 7। 7 से तो ये डिविजिबल है ही। इसका मतलब केवल 9 नंबर है। हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 9। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है और उससे टेस्ट केस आप मिला लीजिए और आंसर एलिमिनेट कर लीजिए। एग्जैक्ट प्रोसेस पे मत फंसिए कि क्या एग्जैक्टली इक्वेशन बनेगा। द राइट अप्रोच इज टू टेक दिस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर्स सच दैट। एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर एस का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। इसमें पहला अप्रोच हम क्या करेंगे
कि ये दो दो करके एक इक्वेशन बना लेंगे, ये दो को एक साथ मर्ज कर लेंगे, ये दो को एक साथ मर्ज कर लेंगे। सो पहला अगर इन दो को मर्ज करेंगे तो सपोज Q को हम इस तरफ ले आ रहे हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, P माइनस क्यू इज इक्वल टू 2017 प्लस 2016। सो इसका काउंट हो जाएगा 4033। सेकेंड वाले को भी ऐसे करते हैं, एस हमारा इधर आ जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा R माइनस एस इज इक्वल टू 2019 प्लस 2018। तो हमारा हमारा 401837, ठीक है। सो ये आ गया। अब आप गौर से देखिए कि R माइनस एस इज इक्वल टू 4037 है एंड P माइनस क्यू इज इक्वल टू 4033 है। इसका मतलब है P बड़ा है और Q छोटा है, तभी इसका सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आया है, और R बड़ा है S छोटा है तब इसका सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आया है। इसका मतलब है Q और S यहाँ से एलिमिनेट हो गया, मतलब ये दोनों बड़ा नहीं हो सकता। अब हमारा कंपटीशन बच गया P और R में। सो हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास बच गया P और R में कोई बड़ा होगा। अब P और R का इक्वेशन देखते हैं, ये P माइनस 2016 और R यहाँ से ये दोनों को उठाते इक्वेट करते हैं, P माइनस 2016 इक्वल टू R माइनस 2018। इसमें क्या करते हैं, इसमें P को इस तरफ लेके जाते हैं और 2018 को इस तरफ लेके आते हैं, तो 2018 माइनस 2016 इज इक्वल टू R माइनस P। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू R माइनस P। ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसका मतलब है R माइनस P पॉजिटिव है, मतलब R का वैल्यू ग्रेटर होगा P से, R इज ग्रेटर देन P, देन ओनली R माइनस P इज पॉजिटिव, मतलब R P में सबसे बड़ा R है। यहाँ हम लोग क्यू एस एलिमिनेट कर दिए हैं और पी आर बचा था, तो इन दोनों का इक्वेट करके हम लोग यहाँ पर आर को शो कर दिए कि आर बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, सी। क्वेश्चन इज हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। सो हमारे पास नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, और क्वेश्चन पूछा गया है कि इस 5 नंबर से 5 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है जो प्राइम हो। तो एक कंसेप्ट हम बता देते हैं, सपोज इस 5 नंबर से कोई भी जितना भी नंबर बनेगा उस सब नंबर का डिजिट का सम यही 5 होगा। दैट मीन्स 5 प्लस 4 9, 9 3 12, 13 14 1 15, मतलब सबका सम 15 होगा। और आपको पता है कि ये 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कोई भी नंबर जिसका सम 3 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, या तो वो 0 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। और यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर है, तो पक्का है वो 3 से हर डिजिट, हर 5 नंबर जो इन पांचों से बनेगा वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब कोई एक भी प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है इस कॉम्बिनेशन में। सो हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन इज इन द सम, ये जो एक सम का इक्वेशन दिया है, फॉर विच डिजिट डज द सिंबल स्टैंड फॉर। सपोज सिंबल को हम लोग एक्स मान के लिखते जाते हैं, एक्स है, 1x है, 5x है, एक्स एंड x1। इसका सम हमारा दिया हुआ है 1 और डबल एक्स यहाँ पर। इसका मतलब है ये जो डिजिट पूरा हो रहा है ये 4x प्लस 1 हो रहा है, और जो भी हमारा नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट x होगा इसके हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x को रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 भी रख लेते हैं, चलिए। सो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट हमको देखना है, ये वाला फॉर्मूला में पुट करके 4x प्लस 1 फॉर्मूला में पुट करके यूनिट डिजिट देखेंगे कि ये नंबर आ रहा है कि नहीं। तो 1 में नहीं आ रहा। अगर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 1 9 नहीं आएगा। 3 रखेंगे तो 12 1 13 आ रहा है, मतलब 3 एक पॉसिबल है। 4 रखेंगे तो 16 1 17, तो 7 आ जा रहा है, 4 नहीं है। 5 रखेंगे तो 20 और 21 नहीं आ रहा है। 6 रखेंगे तो 24 प्लस 1 25, 5 और 6 नहीं मैच है। 7 रखेंगे तो 28 प्लस 1 29, 7 और 9 मैच नहीं है। 8 रखेंगे तो 32 1 33, 3 और 8 तभी भी मैच नहीं है। 9 रखेंगे तो 9 चौके 36 1 37, 9 और 7 नहीं मैच है। अगर 0 रखते हैं तो 4 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 और 1 मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब 3 हमारा ओनली 3 पॉसिबल है एक्स के जगह पे। सो अब हम एक्स के जगह एक्स ही निकालना है हमारा। सो हमारा यहाँ बी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये अप्रोच करके आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन इज इफ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स of length 7.5
feet and 3.25 feet. What is the minimum length you can measure? सो हमें 2 स्टिक दिया हुआ है, एक है 7.5 फीट का एंड सेकेंड इज 3.25 फीट। सो हमें पता करना है कि हम लोग मिनिमम लेंथ कितना मेज़र कर सकते हैं इन दोनों को यूज़ करके। सपोज ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, सपोज 7.5 फीट का हम एक स्टिक पहले हम लोग ले लिए, ठीक है। इसमें हम 3.25 को फिट करेंगे तो हम लोग 2 स्टिक लगभग फिट कर सकते हैं, जो हमारा हो जाएगा अप्रॉक्स 6.5 फीट। सो अप्रॉक्स हमारा यहाँ तक आ जाएगा, सेम पेन में यूज़ करता हूँ, ये 6.5 फीट। ये अभी भी हमारा 1 फीट बचा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 7.5 करते हैं, तो नेक्स्ट हमें पता है कि ये 6.5 फिर से आएगा, तो यहाँ से 6.5, दैट मीन्स हमारा ये अभी 2 बच गया। नेक्स्ट अगर हम 7.5 फिट करते हैं तो फिर हमारा यहाँ से 6.5 फीट आएगा। सो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारा 3 फीट बच जाएगा। जब हमारा ये डिस्टेंस 3 फीट बच गया, मतलब ये सब स्केल यूज़ करके ही हम लोग ने ये 3 फीट निकाला है। तो अब क्या करेंगे, सपोज यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों ने, हमें पता होगा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और 3 फीट का डिस्टेंस भी हम लोगों ने निकाल लिया फाइनली, और हमारे पास स्केल 3.25 फीट का है। तो वहाँ से अगर रिवर्स मेज़र कर लिए हम लोग तो 3.25 माइनस 3 दैट इज़ 0.25। ये 0.25 फीट हम लोग मेज़र कर सकते हैं मिनिमम। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जनरली आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद मैंने क्यों नहीं लिया। जब सपोज़ यहाँ पर फिर से आते हैं, फिर से अगर हम लोग यहाँ पर सपोज़ यहाँ से 7.5 फीट का लेते हैं, सो ये हमारा ऑलरेडी 3 फीट है। तो इसका इस बार ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7.5 प्लस 3 मतलब 10.5 फीट होगा। और 10.5 में लगभग 3 बार ये स्केल यूज़ हो जाएगा 3.25 फीट वाला। तो 3 होगा तो ये 9.75 होगा। तो ये लगभग हमारा डिस्टेंस कितना बच जाएगा, माइनस 9.75, ये हमारा 0.75 डिस्टेंस बच जाएगा। सो इस हिसाब से हमारा डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है, बट यहाँ पर देखिए हमारा डिस्टेंस 0.25 ही है। इसका मतलब है मिनिमम डिस्टेंस बोला है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक दो स्केल को फिटिंग करके देखिए, जो गैप आता है उसको ट्राई कीजिए मिनिमाइज करने का। सो और जहाँ पर वो मिनिमम गैप आ गया, जैसे 3 हमें मिल गया और हमें पता है कि 3.25 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.25, तो एक हम लोग रेफरेंस रेंज मान लिए 0.25। उसके बाद ट्राई करेंगे और एक स्टेप फर्दर का, तो एक स्टेप फर्दर में देख रहे हैं कि वो जो रेंज है वो बढ़ जा रहा है, इसका मतलब है दिस इज मोस्टली द फाइनल आंसर। सो ऐसे आप बी आंसर मार सकते हैं। Next question is a simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, 20, 24। तो सीक्वेंस को पहले लिख लेते हैं हम लोग, 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32। हमें फाइंड करना नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीक्वेंस पे, बेस्ड ऑन रिजल्ट इन द सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। बोला है कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे हम लोग इस नंबर्स पे, पूरे नंबर पे, कि इसे हम प्राइम नंबर बना दें, और उस हिसाब से हमें इसके बाद का एक नंबर खोजना है जो कि इस पॉइंट पे आएगा। सो आप ट्राई करते हैं 14 को लेके। सो पहले प्राइम नंबर को देखना है, तो 14 के क्लोजेस्ट प्राइम नंबर क्या है, दोनों तरफ हम जाएंगे, 14 के इस तरफ भी जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे, इधर 15 16 हमारा जा रहा, इधर 13 12। सो सबसे क्लोजेस्ट हमें 13 दिख रहा है जो प्राइम नंबर है। सो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, जो नंबर है उसमें -1 कर दे रहे, तो -1 करेंगे तो 13 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन ट्राई करते हैं हम लोग 18 पे, तो 18 - 1 17, ये भी हमें दिख रहा है प्राइम नंबर है। 20 - 1 दैट इज 19, ये भी प्राइम नंबर है। 24 - 1 23, ऑल्सो प्राइम नंबर। दिस इज 29, ऑल्सो प्राइम नंबर। दिस इज 31, ऑल्सो प्राइम नंबर। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट, हमारा जो हम लोग का -1 का अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ये एग्जैक्टली फिट हो जा रहा है इस सीक्वेंस पे। अब हम लोग आंसर निकालते हैं। अगर 34 रखते हैं तो इस सीक्वेंस में हमारा क्या हो जाएगा ऑपरेशन के बाद, 33, जो कि प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 11 और 3 का भी फैक्टर, 11 और 3 इसका फैक्टर है। नेक्स्ट 36 आ जाएगा हमारा 35, दैट मीन्स ये 5 का फैक्टर है। 38 ये आ जाएगा 37, दैट मीन्स ये हमारा प्राइम नंबर है। तो अभी तक हमारा सी आ चुका है। 40 भी चेक कर लेते हैं, 39 ये भी हमारा 3 इसका फैक्टर है। इसका मतलब है 38 सीक्वेंस में यहाँ पर हमारा आ जाएगा, -1 कर देंगे 37 विच इज़ अ प्राइम नंबर। सो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपको देखने से, ये सीक्वेंस देखने से ही पता चल गया था कि आंसर होगा। मैं समझाने के लिए इतना स्टेप आपके सामने किया, बट आप डायरेक्टली क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से आप।
Question is, one page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner, starting from the first page as 1. The sum of the number on the remaining page is 195. The torn page contain which of the following numbers? ये सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है कि एक बुक है जिसका पेजेस का नंबरिंग एज यूजुअल है, जैसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, और उसमें से एक पेज को फाड़ दिया गया है। तो एक पेज जब उसे टर्न कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो उस पेज में दो नंबर कंटेन होगा, बिकॉज हमें पता है कि एक पेज जो होता है वो अल्टी पल्टी करेंगे तो दो नंबर उसमें लिखा रहता है, एक में 1 2 होगा या 3 4 होगा या 5 6, ऐसा ही एक पेज होगा, मतलब दो नंबर हमारा मिसिंग हो जाएगा। और दो नंबर मिसिंग होने के बाद हमारा सम कितना बच रहा है, हमें क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग पेजेस इज 195। सो जो रिमेनिंग सम है 195 है। हमें निकालना है कि जो पेज फाड़ा गया है उसके दोनों तरफ कौन सा नंबर है। सो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो हमें पता है यहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज होगा जो हम लोग यूज करते हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। हम लोग ट्राई करेंगे n का ऐसा वैल्यू लेने जो 195 के करीब आ जाए। सपोज इतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो एग्जैक्टली n 20 मान लेते हैं अप्रॉक्स। अगर n 20 होगा तो 20 इंटू 21/2 अप्रॉक्स हमारा आ जा रहा है 210 आ जा रहा है। सपोज n को हम लोग 19 रखते हैं, तो 19 इंटू 20 n + 1 होता है बाई 2, ये हमारा आ जा रहा है 195। सो अब हमारा यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये n इज इक्वल टू 20 के लिए है, ये n इज इक्वल टू 19 के लिए है, और ये 210 सम आया और 195 सम आया है। तो n इज इक्वल टू 19 में हम देख रहे हैं एग्जैक्टली सम 195 आ रहा है, बट यहाँ पर हमें लिखा है कि रिमेनिंग पेजेस का, तो ये तो नहीं ले सकते बिकॉज ये एग्जैक्टली पूरा पेज इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो और सम ही हमारा 195 आया है, तो हमें क्या करना है, 195 से ऊपर का सम लेना है, क्योंकि हमें रिमेनिंग पेजेस का सम पता है। इसका मतलब है कुछ वो जो पेज फटा होगा वो नंबर भी तो ऐड होगा ना। सो इसलिए 195 से जो एग्जैक्टली 1 ज़्यादा हो रहा है वो हो रहा है 210। सो 210 को अगर 195 से हम माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है 15। इसका मतलब है जो एक पेज फटा होगा उसके दोनों अल्टी पल्टी का जो पेज का नंबर दिया है उसका सम 15 होना चाहिए। अब हम इसे सिंपल सा आंसर से एलिमिनेट कर देते हैं। 6 5 11 हो रहा है, यहाँ 8 7 15 हो रहा, यहाँ 9 8 19 हो रहा, और 12 और 13 यहाँ 23 हो जा रहा है। यहाँ पर हमें आंसर फिल्टर आउट हो चुका है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। सो सिंपल अप्रोच हमारा यही था कि जो ये 195 है, n का ऐसा वैल्यू लेना है जिसका सम का वैल्यू 195 से ऊपर आ जाए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेना है। इसलिए हम लोग ने दो निकाल के देख लिया कि 195 हमारा एग्जैक्टली आ जा रहा है, उसके जस्ट एक आगे हमें लेना है। और उसके बाद जो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस करने पे 15 आया, तो मतलब जो पेज वहाँ से फटा होगा उसका दोनों तरफ का नंबर का सम हमारा 15 होगा। सो और यहाँ से आंसर से एलिमिनेट कर लिया हम लोग। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज़ मिसिंग लेटर। ठीक है, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, हमें मिसिंग लेटर फाइंड करना है। तो मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करवाया आप लोगों को। तो सबसे पहले अरेंजमेंट लिख देते हैं, ए बी, देन हमारा मिसिंग लेटर है, देन बी डैश बी सी डी है ये, देन डैश, देन डी सी डी ई डी डैश डी। सो मैंने यूपीएससी का एक ट्रेंड मैंने पता किया कि हमेशा यूपीएससी इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे ना कि ये जितना नंबर है पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना आ रहा है। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 20 लेटर है। सो नेक्स्ट काम हमारा होगा कि 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये यूपीएससी पैटर्न पे हम लोग बोल रहे हैं, इसका बहुत सारा अप्रोच है, बहुत सारा वेरिएंट है, बट यूपीएससी जनरली इसी वेरिएंट पे क्वेश्चन देता है हमेशा। आप चेक करके देख सकते हैं या मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं कि मैंने इसी वेरिएंट पे हर क्वेश्चन करवाया है। तो यूपीएससी जनरली उतना मैथमेटिकली टफ नहीं देता है, तो वेरिएंट वो चेंज जल्दी नहीं करता। सो मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा, मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली आई थिंक आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस फॉर्मूला पे वो यूपीएससी क्वेश्चन देगा। सो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो एग्जैक्टली 10 पे हम डिवाइड कर देंगे, टोटल 20 नंबर है हमारा, तो 10 पे डिवाइड कर लेंगे तो 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ से डिवीज़न हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जो पहला नंबर होगा उसे हम जहाँ से डिवीज़न किए उसका पहला नंबर से मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ रिलेशन मिल गया तो ठीक है, उससे प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं मिला तो इसका पहला नंबर जो है लास्ट से हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये फर्स्ट ए
और यहाँ पर जो हमें कुछ नहीं है उसको मैच करना स्टार्ट करना। तो अभी तो फर्स्ट से नहीं हो सकता, सेकंड से ट्राई करते। बी, बी के जगह पे हमारा क्या हो गया, इधर से दूसरा डी आ गया, मतलब बी के जगह पे डी आया है। नेक्स्ट आते हैं ए आया, ए के जगह पे सी आया है, मतलब ए के जगह पे सी आया है, मैं लिखते भी जा रहा हूँ। देन बी के जगह पे डी आया है, मतलब यही इक्वेशन आ रहा। देन डैश है, डैश के जगह पर अभी ये सी है, अभी डैश को नहीं देखते। नेक्स्ट देखते हैं बी के जगह पे ये डी, बी के जगह पे डी आया, फिर वही आया, फिर डैश के जगह पे ई। इसका मतलब इससे एक ट्रेंड पता चल रहा है कि जो हमारा नंबर है उसमें एक नंबर, जैसे टोटल नंबर कितना, टोटल लेटर क्या है यहाँ पर, ए बी सी डी ई, ये 5 लेटर का ही यूज हुआ है पूरा सीक्वेंस में। तो इस दो ट्रेंड से क्या पता चल रहा है कि जो भी लेटर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, जो हमारा बॉर्डर दे दिए हम लोगों ने, उससे एक लेटर स्किप करके हमारा आगे आ रहा है। अगर बी है तो सी स्किप करके डी हम लिख दे रहे हैं, ए है तो बी स्किप करके सी लिख दे रहे हैं। उसी ट्रेंड में हम लोग आंसर लिखेंगे। तो ये 5th नंबर का पोजीशन है। सो राइट में 5th देखेंगे क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब सी है। सो सी है तो इसका मतलब यहाँ पर ए होगा, तभी तो बी स्किप होकर सी होगा। तो ये हो गया क्लियर। देन अभी फर्स्ट नंबर हम लोगों ने निकाला नहीं। सो ये फर्स्ट निकालने के लिए हम ये वाला ए देखेंगे। तो अगर यहाँ पर ए है तो बी स्किप करके यहाँ सी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है, नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नंबर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे है। तो यहाँ से 7वें देखेंगे, 5वें ये है, ये 6ठे 7वें, 7वें में ई आ रहा, इसका मतलब इस पोजीशन पे सी होगा, तब डी स्किप करके ई आएगा। देन हमारा लास्ट बच गया दिस वन। सो इधर से लास्ट देख लेते हैं, यहाँ सी है, यहाँ सी है, इसका मतलब है डी एक स्किप होगा और यहाँ ई आएगा। मतलब हमारा हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ए सी सी ई। ऑप्शन देख लेंगे, ए सी सी ई, हमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे है। सो हम लोग यही अप्रोच यूज़ करेंगे। जब भी यूपीएससी में क्वेश्चन है सेम अप्रोच यूज़ करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ उसके लिए, क्योंकि मैंने 3 या 4 क्वेश्चन कराया है। ये 2020 का क्वेश्चन है, 2023 में, 22 में, 21 में, उसमें भी शायद 2 क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन लगभग इसी ट्रेंड पे, ये ट्रेंड ही फॉलो कर रहा था। सो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। Question is, let A3BC and DE2F be 4-digit number where each letter represent a different digit greater than 3। मतलब हमारे पास जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 5 6 7 8 9, 6 डिजिट ही होगा। और नंबर भी आप देखें, ए बी सी डी ई एफ, मतलब इसमें से ए बी सी डी ई एफ हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज 15902, ये नंबर लिख लेते हैं पहले, DE2F बोला गया, इसका जो सम होगा वो होगा हमारा 15902, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। सो ए एंड डी का डिफरेंस हमें निकालना है। सो सबसे पहला अप्रोच होगा हमारा, सी और एफ का सम जो है वो एक नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है। सो अब हम ट्राई करते हैं सी एन एफ क्या क्या निकाल सकते हैं। 4 5 रख सकते हैं, 9 नहीं होगा, 4 6 10 नहीं होगा, 4 7 11 नहीं होगा, 4 8 12 हो सकता है। सो 4 8 एक पॉसिबिलिटी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 9 नहीं होगा, देन 5 6 नहीं हो सकता है, देन 5 7 7 5 12 हो सकता है, 5 और 7 हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ एक ध्यान रखिएगा कि यूनिक डिजिट है, मतलब ए बी सी डी एफ एक एक नंबर ही आएगा, ये तो बट ऑब्वियस दिख रहा है। देन 5 8 भी नहीं हो सकता, 13 है, 5 9 नहीं हो सकता। देन 6 7 देखते हैं, 6 7 13 हो जाएगा। देन 6 और 8 14 हो जाएगा, और 6 और 9 15 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और 7 के आगे जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है हमारा 2 ही फैक्टर है, 2 पॉसिबिलिटी आया, 4 और 8, 5 और 7। सो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये इंटरचेंज हो सकता है, मतलब पहला जैसे 4 और 8 रख रहे हैं तो सी का वैल्यू एक में 4 हो जाएगा एंड एफ का वैल्यू 8 हो जाएगा, दूसरे में सी का वैल्यू 8 हो सकता है एंड एफ का वैल्यू 4 हो सकता है। सो इस नुएंसेस को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा मेन गोल है ए और डी का डिफरेंस निकालना है। तो अभी के लिए हम ये 2 लेके ही चलते हैं। सपोज हम लोग 4 और 8 लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 4 और 8 हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये 12 आ गया और एक हमारा यहाँ कैरी बच गया। उसके बाद हमारा इक्वेशन क्या बना है, यहाँ बी बना है, यहाँ 2 बना है, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ 1 है, मतलब 3 प्लस बी हमारा होना क्या चाहिए, 0। 3 प्लस बी 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ 7 का, यहाँ बी के लिए हमारा वैल्यू क्या बच जाता है, एक सिंपल वैल्यू बच जाएगा, 7 ही बचेगा। बिकॉज अभी तक हम लोगों ने 4 8 यूज़ कर चुके हैं 4 और 8, तो 7 बचेगा।
तो यहाँ पर b के वैल्यू में हम 7 पुट कर देते हैं, यहीं 7 लिख देते हैं साइड में, ठीक है। सो हमारा ये 0 हो गया। तो यहाँ से कैरी कितना बचा होगा, 7 2 9 1 10, एक कैरी यहाँ हमारा बचा होगा और आगे नंबर क्या आया होगा 3 और ई। सो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + ई इज इक्वल टू, यहाँ 9 लिखा हुआ है, 4 + ई इज इक्वल टू 9। सो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, अगर हम नंबर को देखेंगे तो हमारा 4 और 8 यूज़ हो गया, 4 8 यूज़ हो गया, 7 यूज़ हो गया। अब हमें ई का ऐसा वैल्यू रखना है जो लास्ट में यूनिट डिजिट 9 हो जाए। तो अगर ई का वैल्यू हमारा एक ही पॉसिबिलिटी, सपोज 9 रखेंगे तो 13 होगा, 6 रखेंगे तो 6 4 10 होगा, 5 रखेंगे तो 9 होगा, तो मतलब ई का वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगा। तो ई का वैल्यू यहाँ पर हम 5 रिप्लेस कर देते हैं, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो ई का वैल्यू 5 हो गया, तो हमारा इक्वेशन फिर से सेटिस्फाई हो गया, 9 हो गया। नाउ ए एंड डी बचा, अगर ई का वैल्यू हम 5 रखें तो 5 भी खत्म हो गया। अब हमारा बच क्या गया है 9 और 6। अगर 9 6 का सम चेक कर लेंगे और 9 + 6 कितना हो जाता है 15, मतलब ये एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। सो ए एंड डी का वैल्यू क्या हो गया, कुछ भी आप रख सकते हैं 9 और 6 में, बट हमें पूछा क्या है डिफरेंस। तो सिंपल 9 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाता है 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। सिंस हम लोगों ने यहाँ पर 4 और 8 का एक गेस करके माना है, हम लोग 5 7 भी गेस कर सकते थे, लेकिन उस केस में हम लोग लास्ट में क्या देखते, कभी ना कभी ऐसा होता कि कोई वैल्यू हमारा ऐसा आ जाता कि हमें रिपीटेटिव डिजिट यूज़ करना पड़ता, तो इक्वेशन डायरेक्टली फॉल्स हो जाता। तो हम लोगों ने लकीली हमें 4 8 हम लोग लेके चले हैं, वो कम्प्लीटली सब कुछ सेटिस्फाई कर चुका है। सो ऐसे हमेशा हम लोग क्या करेंगे ना, कोई भी एग्ज़ाम में और स्पेशली CSAT एग्ज़ाम में, जब हम लोग ये पॉसिबिलिटी चीज़ बनाएंगे कि जैसे 4 8 हुआ 5 7 हुआ, तो इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। यूपीएससी एक चीज़ ट्रेंड करता है, ये जानता है कि जो सीक्वेंस वाइज होता है, तो सपोज आपका 6 पॉसिबिलिटी बना, तो जनरली यूपीएससी का हर क्वेश्चन पहला या दूसरा पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली हर कंडीशन मैच कर जाता है। तो आप रैंडमली पॉसिबिलिटी मत चेक कीजिएगा, आप आराम से 4 5 6 7 8 9 लिखिए और एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कीजिए, 4 5 4 6 ऐसे करके, और उस हिसाब से पॉसिबिलिटी आप उस हिसाब से आप टेस्ट केस चूज करना स्टार्ट कीजिए, तो आपका आंसर जल्दी मिलेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ 4 8 यूज़ किया और 4 8 एग्जैक्टली फिट हो गया, तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया सी। क्वेश्चन इज टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो। ये स्टेटमेंट और क्वेश्चन का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन क्या लिख रहा है, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या 100 फिगर्स से ज़्यादा है उस बुक में, ग्रेटर देन 100, ये हमें निकालना है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। सो स्टेटमेंट 1 हमारा देखते हैं, डिकोड करते हैं इसको। देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ अ 51 पेज बुक, नॉट मोर देन 2 फिगर। इसका मतलब है 0 फिगर, 1 फिगर और 2 फिगर, ये 3 पॉसिबिलिटी है, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है 51 पेजेस है, ठीक है। सपोज यही स्टेटमेंट हमारे पास है, तो इसमें क्या करते हैं, ये तो सिंपल सा है कि अगर पॉसिबिलिटी, अगर तीनों पॉसिबिलिटी है, मान के चलते हैं कि हर पेज में एक फिगर होगा, तो इस हिसाब से हमारा पेजेस कितना हो गया, हमारा फिगर्स कितना हो गया 1 × 51, दैट मीन्स 51 फिगर्स ओनली। फिगर्स का मैं बात कर रहा था कि हर एक पेज पे एक फिगर है, तो 51 फिगर ही हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल 51 पेजेस पे। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है कि 100 से ज़्यादा फिगर होना चाहिए, वो तो गलत हो गया। अगर एक का एग्जांपल ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं S2। देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेजेस। सो देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर, दैट मीन्स एक एटलीस्ट है, उसके बाद हमारा 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, ये हमें नहीं बताया गया, ठीक है। एंड टोटल 51 पेजेस, इसमें तो 51 पेजेस भी नहीं लिखा हो गया है। सो तो हम बता ही नहीं सकते टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है। तो अगर एक से ज़्यादा, अगर सपोज इसमें एक में अगर 98 भी फिगर हो गया और उसमें एक ही पेज है, तब भी तो पॉसिबल नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ही नहीं पता है, तो S2 भी अलोन सफिशिएंट नहीं हो पाएगा क्वेश्चन हम टोटल फिगर बताने के लिए। अब क्या करते हैं, दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। सो दोनों को कंबाइन करने से हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिला। पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है कि उस बुक में हमारा 51 पेजेस है, ठीक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन मिला कि एटलीस्ट 1 पेज यहाँ दिख रहा है और यहाँ 0 1 2 दिख रहा है। अगर इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो इसका मतलब है 1 और 2 पेजेस ही हमें पॉसिबिलिटी है, एक पेजेस होगा या 2 पेजेस होगा, क्योंकि पहले में दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरे में दिया है कि 1 से ज़्यादा होगा, मतलब 1 और 2 ही पॉसिबल है। इस केस में भी
अगर हम लोग एक का एग्जांपल ले लेते हैं कि हर पेज में एक फिगर होगा, तब भी हमारे पास 51 फिगर ही आ रहा है टोटल बुक में। एक केस में 51 फिगर आ रहा है, एंड सेकंड केस में मान के चलिए कि अगर हम सब में दो फिगर ले ले रहे हैं हर पेजेस पे, तो हमारा कितना आ जा रहा है, 102। इसका मतलब है कि दोनों पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे हैं कि वो उस बुक में 100 से ज़्यादा फिगर होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आप पॉसिबिलिटी बताएं, ये बताएं कि आप एग्जैक्टली आप डेफिनेटनेस में बता पा रहे हैं कि नहीं 100 से ज़्यादा फिगर है कि नहीं। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो जा रहा है। जब वन एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 51 हो जा रहा है, टू ले रहे हैं तो 102 हो जा रहा है, और मिक्स भी तो ले सकते हैं अभी, लेकिन हम लोग बस देखेंगे कि एम्बिग्यूटी आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन का आंसरिंग में। तो यहाँ दोनों में एम्बिग्यूटी आ रहा है। और स्टेटमेंट वन अलोन में आप एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, मैंने बोला था कि 51 पेजेस में अगर सब में 1 रखते हैं तो 51 आ रहा। इसमें भी आप दो वाला एग्जांपल ले लीजिएगा जिसमें आपका 102 पेज आ रहा, तो मतलब यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ गया। एक में 51 फिगर दिख रहा, दूसरे में 102 फिगर दिख रहा, मतलब ये वाले क्वेश्चन का हम लोग करेक्टली जवाब नहीं दे सकते। सो ऐसे क्वेश्चन में हमको एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट निकालना पड़ता है। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट को हम लोग कंबाइन भी कर ले तो हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। सो वैसा ऑप्शन ढूंढते हैं। सो वैसा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, कि S1 and S2 together are not sufficient to answer the question. So this is the right one. Question is consider the following data. ये हमें एक डेटा दिया है. What is the value of x in the above table? So हमें x का वैल्यू निकालना है. तो डेटा क्या है? एवरेज मार्क्स दिया है इंग्लिश का और एवरेज मार्क्स हिंदी दिया है, और ओवरऑल एवरेज मार्क्स दिया और गर्ल्स एंड बॉयज़ का एवरेज मार्क्स दिया। तो हमें ये x का वैल्यू फाइंड करना है। एक मैं आज अप्रोच आप लोग को बताऊंगा, शायद आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा। ये इतना सिंपल अप्रोच है और थोड़ा कंसेप्चुअल, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट डेटा रखते हैं, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए ओवरऑल देखते हैं। सपोज ये रेंज कितना जा रहा है, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 9 है, बॉयज़ का 8 है। सो हमारा रेंज ऐसा कुछ जा रहा है 8 एंड 9, ठीक है। और ओवरऑल एवरेज मार्क्स 8.8 है, मतलब इसके करीब है 8.8, ठीक है। अगर इसको हम लोग 8.89 के हमारा करीब है, इसे और अगर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा 4 डिवीज़न बन सकता है। हम लोग ऐसा बना सकते हैं 8.2, 8.4, 8.6, 8.8 और 9, ठीक है। सो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसमें हमें पता चल रहा है कि अगर इसको एक पार्ट मान ले तो ये हमारा कितना पार्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है जो एवरेज है वो 9 की तरफ झुका हुआ है, 9 की तरफ ज़्यादा क्लोजेस्ट है। इसका मतलब है जो गर्ल्स का संख्या होगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो एवरेज इसके तरफ ज़्यादा ज़्यादा झुका है। और गर्ल्स का संख्या किस रेशियो में ज़्यादा होगा, 4:1, मतलब अगर 4 गर्ल्स होंगे तो 1 बॉय होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्योंकि 4 गर्ल्स होंगे तभी तो 9 वाला पार्ट की तरफ एवरेज आ जाएगा, और बॉयज़ एक होंगे तो 8 वाले के पार्ट से दूर चला जाएगा एवरेज। ये एग्जांपल लेके हम लोग पहला वाला स्टेटमेंट में पुट करके देखते हैं। सपोज 4 गर्ल्स है तो 9 × 4 प्लस टोटल मार्क्स बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 9 × 4 मार्क्स हो गया गर्ल्स का, बॉयज़ का 8 × 1 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है। तो ये हमारा 9 × 4 36 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 5। सो ये 44 डिवाइडेड बाई 5। सो 44 डिवाइडेड बाई 5। एक और यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप 5 से इसको डिवाइड करने लगते हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है ना, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे आपको दिख गया 10 हो गया, ऊपर क्या होगा 44 दूनी 88, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए बिकॉज 10 यहाँ पर होता है 8.8, मतलब एग्जैक्टली 8.8 आ गया। तो हमें ये वाला चीज़ें आपको शायद समझ में आया होगा, मैंने इजी तरीका से समझाया। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा रेशियो वाला पार्ट ना मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला दूंगा कि एग्जैक्टली इसे सॉल्व कैसे करते हैं। बिना फॉर्मूला के भी आप एक आंसर भी गेस कर सकते हैं, आप अगर इस पर आपका कमांड हो गया तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा पूछा क्या है, पूछा है हमारा ये वाले डेटा पे 87x पे। तो सेम हमारा ये जो डेटा है सेम अप्लाई कर देंगे। तो 4x, 4 × 8 प्लस 1 बॉय है तो 1 × 7 7 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ 5 हो गया। तो ये 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5, 32 7 कितना हो गया 39 डिवाइडेड बाई 5। फिर से यही वाला लॉजिक यूज़ करेंगे 2 2 वाला, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया।
तो 39 दूनी कितना होता है 78। एक बीच में पॉइंट लगा देंगे 7.8। ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सी सेट कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन इज अ फैमिली ऑफ 2 generations कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर पी क्यू आर एस टी एंड यू। लिख लेते हैं पहले नम पी क्यू आर एस टी एन यू। इसमें 3 male and 3 female, सो 3 male and 3 female, ठीक है। एंड देर आर 2 married couple and 2 unmarried siblings, ठीक है। सो 2 married couple मतलब 4 और +2 सिबलिंग होंगे, ठीक है। यू इज पी। अब आगे हमारे पास रिलेशन स्टार्ट हो रहा, तो हम लोग एक चीज़ फ्रेम के लिए करेंगे ना, ये हमारा एक चीज़ दिया ना 2 जनरेशन है, तो ये फर्स्ट जनरेशन ले रहे हैं, ये सेकेंड जनरेशन होगा। सो ये हमें आसानी होगा मैप करने के लिए। देन फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं कि U इज पीज डॉटर, तो P का डॉटर है U, मतलब P फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग कर रहा होगा। P का डॉटर, हम जिस तरफ एरो है वो डॉटर होगा। सो U इज P डॉटर U, और यहाँ लिख देंगे हम लोग डॉटर, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट डिकोड हुआ। देन सेकेंड स्टेटमेंट, एंड Q इज आर्स मदर इन लॉ। Q जो है R का मदर इन लॉ है, तो Q पक्का है फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग कर रहा होगा, और R सेकेंड जनरेशन से बिलोंग कर रहा होगा। R का है तो R के Q के तरफ एरो होगा, बिकॉज Q मदर इन लॉ है, तो यहाँ हम लिख देंगे मदर इन लॉ। नेक्स्ट आते हैं, T इज एन अनमैरिड मेल। T जो है वो अनमैरिड भी है और मेल भी है। यहाँ मेल फीमेल के लिए हम यहाँ हटा देते हैं, ये कर देते हैं, जैसे यू हमारा डॉटर है तो यू के लिए यहाँ हम लोग फीमेल लिख लिए, ठीक है। एंड क्यू मदर इन लॉ है तो ये भी फीमेल हो गए। टी के बारे में बोला गया ये मेल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एस इज अ मेल। सपोज एस हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ये मेल है। अब हमें आगे देखना है और इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। यहाँ इन्फॉर्मेशन हमारे पास था कि यहाँ पर 3 मेल और 3 फीमेल है, तो हमें फीमेल कितना मिला अभी तक, फीमेल 1 और 2 मिला है, मेल भी 1 और 2 मिला है, ठीक है। एंड सिबलिंग भी हमारा है, एक सिबलिंग है, ठीक है। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन हमारा पूरी जितना मिला था उसे कर लिए। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 2 married couple है, तो एक चीज़ पता है कि यहाँ पर Q मैरिड होगा तभी यहाँ मदर इन लॉ हुआ और R मैरिड होगा। अगर Q मैरिड होगा तो फर्स्ट जनरेशन में केवल 2 ही है, P और Q। इसका मतलब है PQ आपस में मैरिड होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में केवल 2 है, तो और ये दोनों मैरिड बट श्योर होगा, तो मतलब Q अगर फीमेल है तो P मेल हो गया। अब मेल का संख्या देखेंगे, P मेल हो गया, T मेल हो गया और S मेल हो गया, मतलब बाकी 3 फीमेल होंगे, तो R क्या हो गया, यहाँ से फीमेल हो गया, ठीक है। अब रिलेशन देखेंगे, T के बारे में पता है हमें अनमैरिड है, PQ मैरिड है, बच क्या गया हमारा U R और S, तो यहाँ फीमेल है। और हमें पता, इसके बारे में नहीं पता, R के बारे में पता है कि R मैरिड होगा, और S के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब R और S हमारा मैरिड कपल हो गया। सो इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग डिकोड कर लिए हैं। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। आर इज यूज हस्बैंड, आर यू का हस्बैंड है, मतलब आर को मेल कंसिडर किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं आर क्या है, आर फीमेल है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, आर इज एस वाइफ, तो आर और एस हस्बैंड वाइफ है, एस मेल है और आर फीमेल है, मतलब आर इज एस वाइफ, ये ऑप्शन एकदम सही हो गया, 2 हो गया। लास्ट का 2 ऑप्शन भी मिला लेते हैं। एस इज अनमैरिड, ये गलत है, ये तो मैरिड दिखा दिए, ये गलत हो गया। नॉन ऑफ द अबव, नो, बिकॉज बी आंसर हमारा आ चुका है। सो ऐसे हम लोग फिल्टर आउट करेंगे। मेन यहाँ हमारा ये था कि फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन हम लोग ड्रॉ कर लिए और उस हिसाब से हम लोग मैपिंग किए, तो हमेशा ये क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तब आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इज, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज संडे, सो 12th जैन जो है वो संडे है। 12th जैन काफ़ी अच्छा दिन है, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो हमें चारों ऑप्शन में क्या है, 15th जुलाई एंड 12th जुलाई, मतलब एग्जैक्टली हम 12th जुलाई को लेके चलते हैं, उस हिसाब से हम रेफरेंस कर लेंगे। और दूसरा चीज़ आप गौर कीजिएगा, ऑप्शन में तो लिखा हुआ है, देखिए लीप ईयर, ईयर इज़ अ लीप ईयर, ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। सो पहले हम लोग नॉट लीप ईयर लेके चलते हैं, दैट मीन्स 3 फैब हमारा 28 दिन का होगा। सपोज 12 जनवरी है, सो ठीक है, हम लोग आगे निकालते हैं।
12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक में हमारा टोटल दिन कितना बच गया? सो वो 31 माइनस 12 हो गया, वो हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज़ 19। ठीक है, तो जनवरी में हमारा 19 हो गया। फेब में हम 28 लेके चलते, लीप नहीं लेके चलते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में हमारा 31 होता है, जून में हमारा 30 होता है। अब जुलाई आने वाला है, तो अभी इसे ही काउंट करते कितना है। तो ये हमारा 8, 9, 10, 19, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 1, 16, 169 डेज हो चुका है और हमारा जून इंड हो चुका है। ठीक है, 169 डेज पे। अब बढ़ते हैं आगे तरफ। हम लोग 12 जुलाई पहले रेफरेंस में निकाल लेते हैं। तो 12 जुलाई कितना हो जाएगा? 169 प्लस 12, दैट मीन्स 1, 6, 7, 1, 8, 181। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? 12 जुलाई विदाउट लीप ईयर अभी हम लोग देख के चल रहे हैं। तो 181 को अगर हम 7 से डिवाइड मारेंगे तो हमें पता है कि नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं। हम लोग रेफरेंस डे माइनस जो दिन है उन दोनों का बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आया उसको 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस हिसाब से हम लोग डे को एडजस्ट करते हैं। अगर सपोज रेफरेंस डे संडे है, जैसे यहाँ पर संडे है, और 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा 1 रिमाइंडर आ रहा, मतलब वो जो दिन है जैसे 12 जुलाई, वो हमारा मंडे हो जाएगा, एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। सो 181 को डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम होगा 14, और 14 से कट जाएगा 4, 1 बचेगा, तो 7 पचे 35, तो हमारा 6 बच जाएगा, 6 रिमाइंडर हो जाएगा। तो मतलब संडे का छठा दिन, दैट मीन्स सैटरडे। सो यहाँ से हमारा सैटरडे आ रहा है 12 जुलाई। सो ऑप्शन में देखते हैं, 12 जुलाई इज संडे इफ देयर इज अ लीप ईयर। नहीं है। 12 जुलाई इज नॉट अ संडे इफ देयर इज अ लीप ईयर। तो ये क्वेश्चन देखिए, 12 जुलाई इज नॉट अ संडे इफ देयर इज द ईयर इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर तो अभी हम कंसीडर किए नहीं है, तो नॉट लीप ईयर में ही अभी हम चल रहे हैं। तो सपोज लीप ईयर कंसीडर करेंगे तो एक ज़्यादा हो जाएगा, 182 हो जाएगा। 182 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14, हमारा यहाँ 4 बच जाएगा, 4, 2, 6 टाइम कट जाएगा, मतलब 0। 7 से 182 7 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब है जो संडे दिन है लीप ईयर के केस में हमारा 12 जुलाई संडे आ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 12 जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर, मतलब ये ऑप्शन हमारा डायरेक्ट सही आ रहा है। तो हमें आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, 15 जुलाई तक जाने का जरूरत ही नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा, छोटा नंबर लीजिएगा, वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ऑल द टाइम आपको आंसर आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने सी सेट 2020 को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और ये उसका पहला पार्ट है। और बाकी का सॉल्यूशन मैं 3 पार्ट में करके अपने चैनल पे डाल दूंगा, और वो तीनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।